नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, जैसा कि सभी को पता है कि अब दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ चुके हैं और इसमें करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। कुछ भाइयों, जब हमने करंट अफेयर्स का पिछली वीडियो बनाई जुलाई 2020 की, तो कुछ भाइयों की डिमांड रही कि भाई क्या ये पूरा कर देगा या नहीं करेगा। तो भाई हमें भी पता है कि उसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा जिक्र किया था इसका। तो आज हम करंट अफेयर्स को ही लेकर चल रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे कि जो प्रेजेंट मंथ है, ध्यान से सुनना भाई, जो प्रेजेंट मंथ है उसकी करंट अफेयर्स लेंगे और बीच में जो है पुराने मंथ की भी। तो आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो जनवरी 2020 की कर रहे हैं सर, यानी 2020 शुरू से ले लेंगे हम, पूछने की संभावना यहाँ से है तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे बीच में, जैसे अभी जुलाई का एक पार्ट आ चुका, जुलाई का एक पार्ट और देंगे आपको। हमने अभी तक जो 3 करंट वीडियो दी हैं आपको, मई, जून और जुलाई की, उन सभी के एक एक पार्ट और बनाए जाएंगे सर, याद रखना, ठीक है। वो कारण ये है कि तब जब मई और जून दिया हमने, तब तक कोई एग्जाम नज़दीक नहीं दिख रहा था हमें। अब एग्जाम नज़दीक है तो हम उनका भी, जो बाकी चीज़ें बच गई है उनको भी लेकर चलेंगे, ये पक्का है। जनवरी से शुरू कर रहे हैं अभी हमने जनवरी डाल दी है। इसके बाद अभी जुलाई का फर्स्ट पार्ट आ चुका है, पहले जुलाई का सेकेंड पार्ट डालेंगे, फिर फरवरी डालेंगे, फिर ऐसे ही जून का सेकेंड पार्ट डाल देंगे। इसी तरह से हम पिछला जो बाकी रह गया उस सारे को कवर करा देंगे सर। आप याद रखना, एक साथ इसको कराएंगे नहीं। अभी जैसे आज हो गया करंट, तो कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी जीके का कोई टॉपिक लेकर चलेंगे, क्योंकि पिछली 3 वीडियो लगातार हमारी गणित की रही हैं सर। क्योंकि मैथमेटिक्स आ चुका है, उससे पहले रीजनिंग आ चुकी है, अब जीएस का नंबर आ रहा है, तो ये भी जीएस में ही मान लीजिए सर। तो इसका मतलब अब अगला नेक्स्ट वीडियो आपकी जीके से जुड़ी हुई होगी सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की शुरू करते हैं जनवरी 2020। एक बात और कहना चाहूँगा सर, देखिए हमारी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि आपका कुछ भी करंट में नहीं छूटे। ये तभी संभव है जब आप पीडीएफ के चक्कर में ना पड़े। तो बहुत सारे भाई पीडीएफ के चक्कर में पड़ते हैं, मत पढ़ो सर। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए सर, कि जब हम पढ़ा रहे हैं उसी समय उसको नोट्स बनाना शुरू कीजिए। करंट अफेयर्स का एक जो आपके मतलब नोटबुक है वो अलग होनी चाहिए, उस पर जनवरी 2020 लिखिए, उसके लिखिए, फिर 2-3 पेज खाली भी छोड़ने हैं सर आपको। उसके बाद फरवरी 2020, फिर उसको लिखिए सर। तो मंथ वाइज लिखिए, डेट की कोई जरूरत नहीं होती, मंथ वाइज लिखिए सर। ओके, तो आज का शुरू करते हैं जनवरी 2020 का। देखिए सर, पहला जो टॉपिक है वो है, इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बनाने की घोषणा की है। कहां पर? चल्लकेरे जगह का नाम है, कर्नाटक में। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उसको पहले प्रशिक्षित किया जाता है। जब किसी मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसे प्रशिक्षित किया जाता है। तो उसको भेजने के लिए जो प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो कहां पर दी जाएगी? चल्लकेरे, कर्नाटक में। ये अभी बनेगा सर, याद रखना, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा सर। अभी जो हमारे अंतरिक्ष यात्री जो 2022 में जाने वाले हैं, उनको ट्रेनिंग रूस में दी जा रही है सर। इनको फिर ये कह रहे कि इंडिया खुद ही अपने लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सके, अंतरिक्ष यात्रियों को प्रोवाइड करा सके, तो उसके लिए सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? चल्लकेरे, चित्रदुर्ग के पास पड़ता है। चित्रदुर्ग ये प्रसिद्ध जगह, चित्रदुर्ग कर्नाटक में, ठीक है। दूसरा, इसरो ने, वो भी इसरो ने, ये भी इसरो ने, छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण का नया केंद्र तूतीकुड़ी, तमिलनाडु में बनाया है, ठीक है। तो जो छोटे उपग्रह हैं उनके लिए प्रक्षेपण, जहां से छोटे उपग्रह छोड़े जाएंगे, तो वो तूतीकुड़ी तमिलनाडु में बनाने की बात चल रही है सर। तो 2 चीज है, तूतीकुड़ी तमिलनाडु उपग्रहों के लिए, और चल्लकेरे कर्नाटक इसके लिए, मनुष्य जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके प्रशिक्षण के लिए। क्लियर हो गया सर? दोनों इसरो के द्वारा विकसित किए जाएंगे सर। इसके बाद देखिए सर, मैं इसी तरह से क्वेश्चन सेट करता हूं जिससे कि आपको अंतर एक साथ समझ में आ जाए। हो सकता है ये अलग टाइम का हो या अलग डेट के हो, तो अलग डेट का मतलब नहीं है, हमारे सवाल का अंतर समझ में आना चाहिए आपको। जैसे इन दोनों को देखिए, तीसरे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन गुवाहाटी में हुआ। और यहां पर देखिए, प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ये यूनिवर्सिटी गेम्स है, ठीक है। देखिए सर, दोनों का अंतर है, शब्द में आपको अंतर पर ध्यान, मतलब शब्द के अंतर पर ध्यान देना है सर। ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ये तीसरे नंबर के गेम हुए हैं, यानी 2019 में हुए, 2018 में भी हुए सर, और 2020 के ये हो गए सर। और इनका आयोजन कहाँ हुआ? इस बार तीसरे का गुवाहाटी में हुआ। इन खेलों में पहला स्थान किसका रहा? महाराष्ट्र का रहा, ठीक है। तो खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कहाँ होता है? तीसरे का
गुवाहाटी असम में, पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा। दूसरी बात, पहले खेल ये पहली बार खिलाए गए हैं, प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, मतलब वो यूथ गेम्स है, ये यूनिवर्सिटी गेम्स है। आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में। ठीक है, ओके सर, ये गुवाहाटी में, ये भुवनेश्वर में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं सर। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का अध्यक्ष वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री को बनाया जाएगा। एक परिषद बनाई जा रही है, काउंसिल बनाई जा रही है, परिषद मतलब काउंसिल, एक काउंसिल बनाई जा रही है, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद। जो नए कंपनियां होती हैं, स्टार्टअप होते हैं, उनके के विकास के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए एक परिषद की बात चल रही है। तो उस परिषद का अध्यक्ष कौन होंगे? भारत के जो भी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री होंगे सर। इसमें दूसरे लोगों को भी शामिल किया जाएगा सर। ठीक है, तो वाणिज्य उद्योग मंत्री, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है सर, याद रखना, स्टार लगा सकते हैं आप। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सर। ओके, ठीक है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 लखनऊ में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 लखनऊ में आयोजित हुआ, और इस महोत्सव की थीम क्या थी? फिट यूथ फिट इंडिया। अगर हमारा युवा फिट है तो इंडिया फिट है, ये मानकर चला जाएगा सर। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में होता है, और इसकी जो थीम थी वो फिट यूथ फिट इंडिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सर, अगले पॉइंट पर। आईसीसी पुरस्कार 2019, तो क्योंकि जनवरी 2020 की बात कर रहे हैं तो ये भी महत्वपूर्ण हो गया सर। तो 2019 की वर्ष 2019 में सभी ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कुछ पुरस्कारों की घोषणा की। ये सारे वही लिखे हुए हैं सर। ठीक है, तो पहला पुरस्कार है वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आप लिखना पूरा, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वर्ष का एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो माना जाएगा, एक दिवसीय क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, वो है रोहित शर्मा। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस है। प्लेयर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स है। ये वनडे क्रिकेटर, ये टेस्ट क्रिकेटर है, और ये है प्लेयर ऑफ द ईयर। और बाकी 3 पर आ गया विराट कोहली। वनडे कैप्टन विराट कोहली, टेस्ट कैप्टन विराट कोहली, और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट विराट कोहली, जिसमें खेल भाव ना हो, ऐसा खिलाड़ी विराट कोहली है। ठीक है, तो 2019 के लिए जो पुरस्कार दिए गए, इनमें 4 स्थानों पर भारतीय हैं, 2 स्थानों पर विदेशी हैं सर। तो फिर से देखते हैं, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस, और प्लेयर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स। प्लेयर ऑफ द ईयर का मतलब जो वनडे, टेस्ट, T20 सभी के हिसाब का लगाकर देखा जाता, उन सभी फॉर्मेट में सबसे अच्छा खिलाड़ी जो माना गया बेन स्टोक्स को माना गया। वनडे कैप्टन और टेस्ट कैप्टन विराट कोहली, और स्पिरिट ऑफ द ईयर भी, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं सर। बीसीसीआई, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल था, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। बीसीसीआई का पाली उमरीगर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया। हमारे भारतीय गेंदबाज है, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। ठीक है, बीसीसीआई का पाली उमरीगर पुरस्कार इनको दिया गया। वो आईसीसी पुरस्कार थे, बीसीसीआई का पुरस्कार है, याद रखना सर। एक और पुरस्कार है 29वां सरस्वती सम्मान, सिंधी भाषा के लेखक वासुदेव मोही को दिया गया। लेखक का नाम है वासुदेव मोही, और इनकी पुस्तक का नाम था चेकबुक। 29वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक को दिया गया? सिंधी भाषा के लेखक। लेखक का नाम वासुदेव मोही, और पुस्तक का नाम चेकबुक। ठीक है, एक और पुरस्कार की बात करते हैं। बायोकॉन कंपनी है, इसकी हेड किरण मजूमदार शाह, बायोकॉन कंपनी से जुड़ी है किरण मजूमदार शाह। इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया सरकार का पुरस्कार है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार दिया गया है सर किरण मजूमदार शाह को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सर। WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक, याद रखना 50वीं है, महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि हाफ सेंचुरी की, दावोस स्विट्जरलैंड में हुई। दावोस है जगह का नाम, कहाँ? स्विट्जरलैंड में हुई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक हुई है, और कहाँ हुई है? स्विट्जरलैंड, दावोस में। इसमें दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड दिया गया। इसी बैठक के दौरान दीपिका पादुकोण, भारतीय अभिनेत्री, को क्रिस्टल अवार्ड दिया गया। ये भी महत्वपूर्ण हो गया सर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कभी थी? 1971 में। ओके, आगे चलते हैं।
ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद अब यूरोपीय संघ में 27 देश हैं। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से, ब्रेग्जिट सुना होगा आपने, ब्रेग्जिट इसी पे चला था। तो ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद यूरोपीय संघ में कितने देश है? 27। ब्रेग्जिट, BREXIT, यानी ब्रिटेन एग्जिट, ये एक आंदोलन चला था बहुत जबरदस्त, बहुत चर्चा में रहा ब्रेग्जिट आंदोलन। तो इसके बाद कितने रह गए भैया? 27 देश यूरोपीय संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सनस्क्रीन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है पलाऊ। ठीक है, सनस्क्रीन जो क्रीम होती है, जो चेहरे को धूप से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो इस देश ने उस क्रीम के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। ठीक है, क्यों लगाया? क्योंकि ये जो है भाई, ये एक समुद्री देश है, छोटा सा देश है। ठीक है, द्वीपीय राष्ट्र है सर, समुद्र के चारों तरफ समुद्र है सर। तो इसके प्रयोग से जब लोग उसका सनस्क्रीन का प्रयोग करेंगे, मैं पता चला जी समुद्र में नहाने गए या घर पर नहा रहे हैं, वो जो गटर से होता हुआ पानी नदी में, नाले में, और उसके बाद समुद्र में पहुंचेगा। तो वो जो सनस्क्रीन में जो केमिकल यूज होते हैं सर, वो सर कोरल रीफ को, कोरल यानी मूंगा, कोरल को नुकसान पहुंचाते हैं सर। जो कोरल या मूंगे की चट्टान है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इस देश ने प्रतिबंध लगा दिया सनस्क्रीन पर। समझ में आ गया भाई? ओके सर। भारत की एक गन कैरेज फैक्ट्री है जबलपुर में, मध्य प्रदेश में पड़ता है जबलपुर, जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में है। इसने सारंग तोप, अब याद रखना नाम सारंग तोप है, उन्नत वर्जन बनाया है सर। तो जो हमारी पहली तोप थी सारंग, उसकी क्षमता थी 12 किलोमीटर, ये 39 किलोमीटर, यानी 3 गुनी क्षमता बढ़ा दी गई है, 3 गुनी से भी ज़्यादा हो रहा है। तो पहले जो सारंग तोप थी उसकी रेंज थी 12 किलोमीटर, अब 39 किलोमीटर कर दी है। उसका एडवांस वर्जन तैयार किया है, किसने किया? गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में ने। कौन सी? सारंग। तो कई तरह से सवाल बन सकता, पूछा जा सकता है, भारतीय रक्षा बेड़े में सारंग क्या है? तोप है भाई। ठीक है, पूछते कहाँ बनी है? गन कैरेज फैक्ट्री में। कहाँ पर है? जो कि जबलपुर में है। ठीक है, भारत में एक और बनी है K4 बैलिस्टिक मिसाइल। ये जो परमाणु क्षमता मिसाइल है, यानी परमाणु बम को ले जाने की क्षमता रखती है सर, K4 मिसाइल। और इसकी खासियत ये है कि ये पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है। मतलब पानी के अंदर जो होती है पनडुब्बी या सबमरीन, तो उसके अंदर से भी ये K4 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है सर। ठीक है, और ये परमाणु क्षमता संपन्न मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल है K4, परमाणु क्षमता संपन्न है। अमेरिका, रूस, चाइना और इंडिया, सिर्फ 4 देशों के पास ये क्षमता है जो परमाणु मिसाइल हम पनडुब्बी से छोड़ सकते हैं। अच्छा सर, तो भारत की परमाणु मिसाइल को छोड़ने वाली या परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहंत। INS अरिहंत भारत की परमाणु संपन्न पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी कहते हैं जिसको हम। क्लियर हो गया सर? आगे चलते हैं सर। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी भाई, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, जिनमें न्यायिक राजधानी कुर्नूल को घोषित किया गया है, विधायी राजधानी अमरावती और कार्यकारी विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी, न्यायिक राजधानी कुर्नूल। याद रखना, जो पुराना आंध्र प्रदेश था तेलंगाना के गठन से पहले, उसकी राजधानी हैदराबाद, हैदराबाद से पहले उसकी राजधानी कुर्नूल ही हुआ करती थी सर। ठीक है, आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी कुर्नूल हुआ करती थी। अब तेलंगाना के बाद होने के बाद हैदराबाद दोनों की संयुक्त राजधानी रहा। अब हैदराबाद आ गया किसमें? तेलंगाना में। तो अब क्या है सर? इसकी राजधानी बनती है अमरावती। अगर आपसे कोई नॉर्मल पूछता आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है, अमरावती बोली जाएगी। लेकिन वास्तव में 3 राजधानी है, न्यायिक राजधानी कुर्नूल, विधायी राजधानी अमरावती और कार्यकारी राजधानी कहाँ? विशाखापट्टनम भाई। ओके, अगले पर चलते हैं। रिजर्व बैंक ने दृष्टिहीनों के लिए मनी ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए, जो दृष्टिहीन होते हैं, जो देख नहीं सकते सर, वो नोट की पहचान कैसे करेंगे कि नोट 500 का या 1000 का या 100 का है। हालांकि याद रखना कि हर एक नोट, कोई भी नोट होता है सर, मान लिया आपके पास ये नोट है, तो इसमें एक साइड में ऐसे लाइनिंग खींची होती है, छोटी सी उभरी हुई सी लाइनिंग। ठीक है, जो ब्रेल लिपि की लाइन बोली जाती है सर, उसके माध्यम से दृष्टिहीन इसकी नोट की पहचान कर सकते हैं सर। लेकिन पहचान तो वही कर पाएगा जो इसको ब्रेल लिपि की जानकारी है। ठीक है, तो वो जो ब्रेल लिपि की जो होती है, लाइनिंग होती है, उसके द्वारा पता चल जाता है सर उसको। लेकिन फिर भी रिजर्व बैंक ने उनकी सुविधा के लिए एक मनी ऐप नाम से बनाया है। तो ये जो मनी ऐप है, इसकी फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफिकेशन।
ठीक है, इस ऐप को मोबाइल में लॉन्च इंस्टॉल कीजिए और जैसे ही हम उसके पास रुपए को ले जाएंगे तो वो उसमें से आवाज करके बता देगा कि ये इतने का नोट है सर। एक बात और है, ये जो मनी ऐप है बगैर इंटरनेट के भी काम करेगा, याद रखना, एक बार इंस्टॉल हो गया तो बगैर इंटरनेट के ये काम करेगा सर। ठीक है, तो मनी ऐप किसके लिए भैया? दृष्टिहीनों के लिए है। किसके लिए? नोट की पहचान करने के लिए कि कितने का नोट है। फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफिकेशन। ओके, डिफेंस एक्सपो 2020 लखनऊ में आयोजित हुआ। युवा महोत्सव लखनऊ, डिफेंस एक्सपो 2020 भी लखनऊ में आयोजित हुआ सर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सर। ईरान की कुदस सेना, याद रखना ये सेना बहुत महत्वपूर्ण है सर, चर्चा में है। ईरान की कुदस सेना के प्रमुख जनरल सुलेमानी की अमेरिका द्वारा हत्या की गई। तो जनरल सुलेमानी थे, ईरान की कुदस सेना के प्रमुख थे, तो ये इन पर अमेरिका के ड्रोन ने हमला किया था। अमेरिका के ड्रोन के द्वारा हमला करके इनकी हत्या कर दी गई थी सर। ठीक है, तो फिर युद्ध की स्थिति भी बन गई थी अमेरिका और ईरान के बीच। ईरान ने कहा था हम बदला लेंगे, ऐसा कुछ कहा था। खैर वो राजनीतिक मामला, हमें उसमें नहीं पड़ना, लेकिन आपको दो चीज़ों पर ध्यान रखना है। जनरल सुलेमानी कौन से देश के थे? ईरान के। कौन सी सेना के प्रमुख थे? कुदस सेना के प्रमुख थे। ठीक है, और इनकी हत्या हुई है, चर्चा में क्यों हत्या हुई? अमेरिका द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब देखिए ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। ग्रीन पीस सूची है, ग्रीन पीस सूची है एक, जिसमें भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर लुंगलेई मिजोरम को बताया गया है, और दूसरा भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है झरिया, झारखंड वाला। ठीक है, सबसे कम प्रदूषित है लुंगलेई और सबसे ज्यादा प्रदूषित है झरिया। ठीक, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। अब इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये सबसे साफ शहर है, स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे साफ, यानी कि धूल मिट्टी वगैरह कुछ नहीं होगी, इसका मतलब यही माना जाएगा। लेकिन भारत का सबसे कम प्रदूषित, यहाँ प्रदूषण कम है सर। प्रदूषण का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह होते हैं, प्रदूषक गैसें कम है सर। यहाँ धूल मिट्टी के हिसाब से देखा जाएगा, यहाँ प्रदूषण के हिसाब से देखा जाएगा। यहाँ सफाई देखी जा रही है, यहाँ प्रदूषण देखा जा रहा है। तो सबसे कम प्रदूषित शहर है लुंगलेई मिजोरम का है जो कि, और सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर झरिया। और सबसे, ये ग्रीन पीस सूची की बात है, ये स्वच्छता सर्वेक्षण की बात है। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा? इंदौर है। कंफ्यूजन खत्म? ओके सर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय क्रिकेटर बापू नादकर्णी का निधन हुआ, अभी हाल ही में जनवरी में ही हुआ था। बापू नादकर्णी, रमेश चंद्र बापू नादकर्णी इस तरह का नाम था पूरा। ठीक है, रमेश चंद्र बापू नादकर्णी का निधन हुआ। इनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है 21 मेडन करने का। इनको सबसे कंजूस बॉलर बोला जाता था सर, बहुत कम रन देते थे सर। ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ की बात है 1964 में, 1964 में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने लगातार 21 ओवर मेडन किए और 5 बॉल एक्स्ट्रा भी थी। 21 ओवर यानी कि 131 बॉल बिना रन खर्च किए इन्होंने डाल दी थी सर। इनके बारे में बताते हैं कि ये जो है ना, एक ही स्पॉट पर लगातार बॉल को खाली निकाल देते थे सर। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 21 ओवर तक कोई बल्लेबाज रन ही नहीं बना पा रहा है, बहुत बड़ी बात होती है सर। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, था इनके नाम। ठीक है, किसके? बापू नादकर्णी का जो निधन हुआ सर जनवरी में सर। क्लियर हो गया सर? 131 बॉल या 21 ओवर का वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम रहा सर। ओके, इसके बाद सर, हाँ जी, एक अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी थे कोब ब्रायट, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ था। तो कोब ब्रायट कौन से खेल से जुड़े हुए थे? बास्केटबॉल, अमेरिका के थे। चर्चा में क्यों रहे? हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी सर। ओके, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जानते हैं, उसके अनुसार हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा कि पूरे साल में हिंदी का जो वर्ड जो सबसे ज्यादा लोगों द्वारा प्रयोग किया गया उसका नाम है संविधान। ऐसा मतलब ऐसे वर्ड को प्रयोग किया जाता है यहाँ पर जो ज्यादा चर्चा में रहता है सर, जो छाया रहे, तो इसलिए संविधान हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर वाला गया, ऑक्सफोर्ड द्वारा घोषित किया गया सर। क्लियर हुआ है? ओके सर, नेक्स्ट चलते हैं। पांचवा रायसीना डायलॉग जनवरी 2020 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। रायसीना पहाड़ी कौन सी है? जहां पर हमारे राष्ट्रपति का निवास स्थान है, वो रायसीना पहाड़ी पर है। ठीक है, तो रायसीना डायलॉग जनवरी 2020 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ।
इसमें जो मुख्य मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई वो थी आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन। इस रायसीना डायलॉग में आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन मुख्य मुद्दे रहे। ओके, और इसकी थीम थी नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी इसकी थीम थी सर। ओके, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, स्टार लगा लीजिए। नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया है किसने? WHO ने 2020 को। ओके, ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा, यानी एक आयोग बनाया गया है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, और इसके अध्यक्ष जो बनाया गया सुरेश चंद्र शर्मा, जो कि एम्स दिल्ली से जुड़े हुए हैं ये, ठीक है, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा है, इनको राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया सर। इंपॉर्टेंट है ये भी सर। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं सर। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020, देखिए बहुत सारी खेल प्रतियोगिता इस बार रद्द हो चुकी है कोरोना के कारण सर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 उससे पहले हो चुकी थी। तो इसके पुरुष विजेता थे नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया देश के हैं, और महिला विजेता सोफिया केनिन, ऑस्ट्रेलिया की। पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया, महिला विजेता सोफिया केनिन, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा खेल? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020। ठीक है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। धानु यात्रा पर ओपन एयर थिएटर परफॉर्मेंस है। इसके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर, गिनीज बुक में नाम दर्ज है सर। वर्ल्ड में सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है। ओपन एयर थिएटर का मतलब थिएटर तो जानते हैं सर, जहाँ पर कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं सर। तो ये ओपन एयर थिएटर है सर, यानी खुले में जो थिएटर बनाया गया है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा थिएटर जो खुले में परफॉर्म किया जाता है। और उसमें एक जो पर्व होता है उसका नाम है धानु यात्रा पर्व। कहाँ पर होता है? उड़ीसा में। ठीक है, तो धानु यात्रा पर्व उड़ीसा में है। ओपन एयर थिएटर परफॉर्मेंस की जाती है इस पर्व के दौरान सर। और एक और त्यौहार याद रखिए, लाई हरोबा त्रिपुरा का त्यौहार है। लाई हरोबा त्रिपुरा और धानु यात्रा उड़ीसा सर। ओके, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना दोबारा प्रारंभ की गई है जम्मू कश्मीर में। तो ये जो राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना भैया पहले जम्मू कश्मीर में चलती थी, 10 साल पहले इसको बंद कर दिया गया, अब दोबारा से इसको जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। नाम से ही पता चल रहा, हरित वाहिनी। हरित वाहिनी का मतलब निश्चित रूप से पर्यावरण से जुड़ी हुई योजना होगी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। देखिए, क्योंकि लंबी वीडियो है तो इसलिए हमारी स्पीड भी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं सर, आपको बता रहे हैं सर। क्योंकि अगर हम एक एक चीज़ के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो समझ सकते हैं वीडियो फिर बहुत कठिन हो जाएगी संभालना उसको। आगे चलते हैं। कर्म योद्धा ग्रंथ चर्चा में रहा। पूछा जा सकता किससे संबंधित है? नरेंद्र मोदी से। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से संबंधित है कर्म योद्धा ग्रंथ सर। ओके, दिल्ली का प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नया नाम किया गया सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। दिल्ली का जो प्रगति मैदान का मेट्रो स्टेशन है उसका नाम कर दिया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन सर। ओके, याद रखते हैं सर। आरपीएफ का नया नाम, आरपीएफ हमारा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स था, तो आरपीएफ का नया नाम रेलवे आरपीएफएस। तो यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तो पहले था, अब एस का मतलब सर्विस है सर, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। ठीक है, आरपीएफ का नया नाम क्या हो गया? आरपीएफएस। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बाद सर्विस एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया सर, पुराना नाम तो था ही था। अगले पर चलते हैं सर। पद्म पुरस्कार 2020। पद्म पुरस्कार 2020, देखिए सर, जब हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है तो उस समय हमारे यहाँ पर पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं सर। भारत के सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न और कौन सा भैया? परमवीर चक्र। वीरता के क्षेत्र में परमवीर चक्र और सामान्य नागरिकों के लिए भारत रत्न। भारत रत्न के बाद जो नंबर आता है वो पद्म पुरस्कारों का आता है। पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा है पद्म विभूषण, फिर उसके देखिए सबसे ऊपर तो कौन हो गया? भारत रत्न, लेकिन फिर आते पद्म, पद्म में पद्म विभूषण, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। ओके, तो सेकंड नंबर का है पद्म विभूषण। सेकंड का मतलब भारत रत्न के बाद सेकंड इसी का आता है। 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया इस बार। कितने को भैया? 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया सर। ठीक, इसके बाद पद्म भूषण दिया गया 16 व्यक्तियों को और पद्म श्री दिया गया 118 व्यक्तियों को। अब देखिए, इतने सारे व्यक्तियों को दिया गया। बहुत सारे कहते हैं जी करंट में कुछ बचना ही नहीं चाहिए। अब देखिए, इतने सारे व्यक्तियों को पद्म श्री दिया गया, क्या सभी के नाम याद करेंगे? 118 इनका, 16 इनका, 7 इनका? चलो ठीक है, इनको याद कर लिया किसी तरह से।
इसके बाद एक आता है सर कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक है, उनको सभी को याद करेंगे क्या? उसके बाद जो आता है हमारे जो आपके ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, सभी को याद करेंगे। इसके बाद जो आते हैं सर आपके जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, बहुत सारे लोगों को दिया जाता, सभी को याद करेंगे क्या? भैया जी नहीं कर पाएंगे सभी को। इसीलिए देखिए हमें थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ता है मामलों में, क्योंकि चलो हम कोशिश करें कि सभी को याद करें, लेकिन तभी तो किया जा सकता है जब गारंटी हो कि इन 118 को अगर हम याद करें तो एक तो मिलेगा ही मिलेगा, या चलो इसको नहीं, इन सभी में से एक मिलेगा तो हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन गारंटी तो नहीं है ना, हो सकता पुरस्कार ही नहीं पूछा जाए, फिर क्या करेंगे सर? इसीलिए कहा जाता है कि भाई देखिए थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ता है इसमें, जीके की तैयारी में थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ता है, थोड़ा सा चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। छोड़ने का मतलब देखिए जैसे पद्म विभूषण के 7 याद कर लीजिए, इनकी लिस्ट को एक बार अगर देख ले तो बढ़िया है, हो सकता है सामने अड़ी जाए कोई, वरना तो भाई इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि इनके चक्कर में और ज़्यादा कीमती चीज़ रह जाएगी सर। आ जाते हैं सर, तो पद्म पुरस्कार 2020 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण 16 को और पद्मश्री 118 को दिया गया। अब होता क्या है, जो पद्म विभूषण क्योंकि सबसे बड़ा है इनमें, तो ये 7 व्यक्तियों को जो दिया गया उनके नाम है जॉर्ज फर्नांडिस, सुषमा स्वराज, राजनीति से जुड़े हुए थे दोनों, अरुण जेटली, राजनीति से जुड़े हुए, तो जॉर्ज फर्नांडिस, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनीति से जुड़े हुए। पेजावरा मठ के, पेजावरी मठ है उसके विश्वेशा तीर्थ थे, उनको भी दिया गया। उपरोक्त चारों, जो उपरोक्त 4 हैं इनको मरणोपरांत मिला सर, और बाकी ये जो 3 है ये इनको जीवित रहते हुए मिला है। कौन कौन है जिनको जीवित रहते हुए मिला? छन्नूलाल मिश्रा, उत्तर प्रदेश के हैं सर, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के से जुड़े हुए हैं, शास्त्रीय संगीत से, उनको तो जानते हैं आप ऊपर वाले, ये तो राजनीति हो गए और ये अध्यात्म हो गए सर। और MC मैरी कॉम मुक्केबाजी हो गई, और अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस में कौन है भैया? अनिरुद्ध जगन्नाथ कौन है? मॉरिशस में राजनीति से जुड़े हुए हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ, ठीक है, भारतीय बोल के मॉरिशस के हैं सर। ओके सर, आगे बढ़ते हैं सर। गणतंत्र दिवस 2020 जो हुआ 26 जनवरी को, 26 जनवरी 2020 जो परेड हुई थी उसमें मुख्य अतिथि थे ब्राजील के राष्ट्रपति। कौन से देश के राष्ट्रपति थे? ब्राजील के राष्ट्रपति, और उनका नाम था जेयर मेसियस बोल्सोनारो। जेयर मेसियस बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2020 परेड के मुख्य अतिथि थे। इस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी जो रही, असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था, ठीक है, ओके। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के डेनमेन ग्लेशियर, अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव को बोलते हैं और आर्कटिक किसको? उत्तरी को बोलते हैं। अंटार्कटिका में पड़ता डेनमेन ग्लेशियर के नीचे सबसे गहरी भूमि घाटी की खोज की गई। देखिए वर्ल्ड में सबसे गहरा स्थान कौन सा? मेरियाना ट्रेंच, चैलेंजर गर्त, ठीक है, लेकिन वो समुद्र के अंदर है। लेकिन जमीन पर जो सबसे गहरा स्थान खोजा गया है वो अंटार्कटिका का ऊपर खोजा गया, अभी हाल ही में खोजा गया है, और डेनमेन ग्लेशियर के पास खोजा गया है, ठीक है, 3.5 किलोमीटर के करीब गहराई में खोदा गया है, 3.5 किलोमीटर गहराई लगभग है। तो इतनी गहरी खाई है, वर्ल्ड में सबसे गहरी खाई कहाँ मिली है? अंटार्कटिका में खोजी गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। यांगची नदी है चीन की, इसमें पाई जाने वाली मछली थी पैडल फिश, को विलुप्त घोषित किया गया। विलुप्त का मतलब अब ये जो है पूरी दुनिया में इसकी एक भी जीव बचा हुआ नहीं है। विलुप्त तब घोषित किया जाता है जब कई वर्ष तक कोई जीव किसी की नज़र में नहीं आए। इसका मतलब, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया चलो इस पूरे 2020 में नहीं आया, हो सकता है कि इधर उधर छिपा हुआ हो, लेकिन जब कई वर्ष नहीं आएगा तो माना जाएगा कि भैया वो खत्म हो चुका है दुनिया से। तो अभी यांगची नदी में पैडल फिश पाई जाती थी, वो दुनिया से समाप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। इसको स्वॉर्ड फिश और एलिफेंट फिश भी कहा जाता था, काफ़ी लंबी होती थी, 20-22 फीट के करीब की लंबाई थी इसकी, ठीक है। इसको स्वॉर्ड फिश और एलिफेंट फिश भी कहा जाता था सर। पर्यावरण में असंतुलन, ठीक है, दूसरा शिकार, ऐसे कई कारण रहे जो ये विलुप्त हो चुकी है सर। कहाँ पर? यांगची नदी में पाई जाती थी चीन की में, और स्वॉर्ड फिश या पैडल फिश या एलिफेंट फिश विलुप्त हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में छोटे मेंढकों की 3 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। छोटे मेंढकों की 3 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। कहाँ पर भैया? अरुणाचल प्रदेश में।
ठीक है, अब कहाँ खोजी, कौन उनके नाम रखे गए हैं, राना हिमालयन। देखिए राना सभी में है, ये सब सभी तीनों प्रजातियों में है सर, ठीक है। राना हिमालय, राना इंडिका और राना मिंटा। मिंटा भी कह सकते हैं, मिनूटा भी कह सकते हैं, याद रखना, मिंटा या मिनूटा। ओके, तो और पूछा जा सकता है अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने छोटे मेंढक की 3 प्रजातियां किस राज्य में खोजी, तो कहाँ खोजी, अरुणाचल प्रदेश में खोजी। या फिर ऐसा आ सकता है राना हिमालय, राना इंडिका, राना मिनूटा किसकी प्रजातियां हैं, मेंढक की प्रजातियां बहुत छोटी है सर, इतनी छोटी प्रजाति है, इतनी छोटी प्रजाति के मेंढक है कि तीनों प्रजातियों का एक एक मेंढक लीजिए और जो आपका आज का 1 रुपये का सिक्का होता है उसके ऊपर तीनों बैठ जाएंगे सर आराम से। हो सकता है कुछ खेल भी खेल ले सर, इतनी छोटी प्रजाति होती है सर। समझ में आ गया सर, आगे बढ़ते हैं सर। ग्रैमी पुरस्कार जो दिए गए संगीत के क्षेत्र का है, उसमें एल्बम ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया, व्हेन वी ऑल फॉल एस्लेप। ग्रैमी पुरस्कार की जो एल्बम ऑफ द ईयर घोषित की गई, एल्बम का नाम है व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप, ठीक है। दूसरा, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक मेरठ में। देखिए सर, जब हम किसी देश का युद्ध होता है तो युद्ध में बहुत सारे सैनिक शहीद होते हैं, तो हमारा युद्ध स्मारक, पहले तो हम इंडिया गेट को, अब इंडिया गेट के पास वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल भी बनाया गया है, वो भी है सर। लेकिन जो युद्ध के दौरान हमारे बहुत सारे पशुओं की हानि होती है जो युद्ध में सहायता करते हैं, जैसे कहीं पर घोड़े हैं, कहीं पर ऊँट हैं, कहीं पर कुत्ते हैं सर, तो ये बहुत सारे पशु होते हैं जो युद्ध के दौरान सेना को सहायता करते हैं सर। मान लिया रेगिस्तान में युद्ध चल रहा है तो वहाँ पर जो हमारे सैनिक है वो ऊँटों का प्रयोग भी तो करते हैं सर, तो ऐसे में वो जो मतलब पशुओं की मृत्यु होती है तो उनके याद के लिए एक पहला पशु स्मारक बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया है, मेरठ में सर। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक मेरठ में। ओके, गगनयान अभियान में व्योम मित्र नाम का रोबोट प्रयोग होगा, ठीक है। भारत अपना गगनयान भेजना चाह रहा है सर। गगनयान का मतलब समझ में आ गया कि हम अंतरिक्ष यान भेजना चाह रहे हैं अपना खुद का। अब उस अंतरिक्ष यान में पहली बार मानव रहित भेजेंगे तो हम उसमें एक रोबोट को भेजेंगे जिसको बोलेंगे, जिसका नाम है व्योम मित्र। ये भी पेश भी किया गया सर। इसमें थोड़ी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है सर इसमें, तो इसको ह्यूमनॉइड कह सकते हो आप सर, ठीक है। तो व्योम मित्र रोबोट का नाम है और कहाँ गगनयान अभियान के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। आंध्र प्रदेश का पहले 3 राजधानियों के कारण जिक्र आया, आंध्र प्रदेश का एक और जिक्र है, चर्चा में है। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने अपने राज्य में विधान परिषद भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है। आंध्र प्रदेश की राज्य की विधानसभा ने कहा कि हमें विधान परिषद नहीं चाहिए अपने राज्य में। ये तो उनका राजनीतिक मामला है, लेकिन याद रखना विधान परिषद को राज्य सरकार भंग नहीं कर सकती, विधान परिषद भंग नहीं कर सकती। अब उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है, विधानसभा में पारित हो गया है, लेकिन इसको केंद्र सरकार भंग कर सकती है, हटा सकती है सर। किसी राज्य में विधान परिषद होगी या नहीं होगी, इसका प्रस्ताव राज्य की विधानसभा डालेगी सर, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार उसको लागू करती है नहीं करती, वो केंद्र सरकार के अधीन है सर। तो इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया, अब केंद्र के पाले में गेंद आ चुकी है सर। कौन से राज्य ने, आंध्र प्रदेश ने। अब इसका कारण ये था कि जो जगन रेड्डी की गवर्नमेंट है उसके पास विधान परिषद में बहुमत नहीं है, विपक्ष का बहुमत है। विधानसभा में जिनका बहुमत है उनके पास विधान परिषद में बहुमत नहीं है, तो वो तो राजनीतिक रोटियां तो चलती ही रहती हैं इस तरह से सर। इसके बाद चलते हैं सर, लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई है। महत्वपूर्ण सर, पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई, तो लखनऊ और नोएडा में सर। ओके, यहाँ पर अब कमिश्नर लेवल के पुलिस ऑफिसर होंगे सर, जैसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर, मुंबई का पुलिस कमिश्नर, ऐसे लखनऊ और नोएडा के भी पुलिस कमिश्नर हुआ करेंगे। कोलकाता पत्तन का नया नाम कर दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन। कोलकाता पत्तन का नाम जो हमारा बंदरगाह, उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ओके, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करने वाली एक संस्था है जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी करती है, बताती है कि भाई किस देश का पासपोर्ट ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। सपोज करिए इंडिया के हम हैं तो हमें किसी दूसरे देश में जाना है, हमारे पास अगर इंडिया का पासपोर्ट है तो कुछ देश ऐसे हैं जो कहते हैं बस इंडिया का पासपोर्ट है, वैलिड है आपके लिए, लेकिन कुछ देश कहते हैं भाई वीज़ा भी चाहिएगा। वीज़ा का मतलब उस देश से परमिशन लेनी पड़ेगी सर, ठीक है। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर हम केवल पासपोर्ट के बल पर जा सकते हैं, कुछ में वीज़ा की जरूरत ही नहीं है, कुछ में वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा होती है, जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे वीज़ा बनाकर दे देगी गवर्नमेंट।
ठीक है, लेकिन कुछ से पहले ही मांगना पड़ता है। ऐसे मामले में जिस देश में के पासपोर्ट को ज़्यादा देशों में एक्सेप्ट किया जाता है उसका पासपोर्ट शक्तिशाली माना जाता है, और कुछ देश ऐसे जिनका पासपोर्ट किसी दूसरे देश में चलेगा ही नहीं, भैया वीज़ा के बाद ही आना जाएगा, उनका पासपोर्ट सबसे कम शक्तिशाली माना जाएगा। तो इस मामले में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है और भारत की रैंक है 84th। जापान देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली देश है। इस देश के पासपोर्ट को ज़्यादातर देश क्या है एक्सेप्ट कर लेते हैं सर, और भारत की इस मामले में 84वीं रैंक है, 84th नंबर। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। जसविंदर बिलान को ब्रिटेन का कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड ओपन दिया गया सर। जसविंदर बिलान को ब्रिटेन का कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड दिया गया है, भारतीय मूल के हैं, और इनका उपन्यास था जिसके लिए मिला आशा एंड द स्पिरिट बर्ड। आशा एंड द स्पिरिट बर्ड उपन्यास के लिए जसविंदर बिलान को ब्रिटेन का कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड दिया गया सर। ओके सर, आगे चलते हैं सर। लास्ट है सर भारतीय विज्ञान कांग्रेस। देखिए हर साल हर वर्ष जनवरी में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होता है सर। 100 वर्ष से ज़्यादा की परंपरा सर ये इंडिया में। ठीक है, तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस बेंगलुरु में इस बार आयोजित हुआ। इसमें किसान कांग्रेस और महिला कांग्रेस भी थी। इस बार पहली बार किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ। आपसे पूछा जाए भारतीय विज्ञान कांग्रेस बेंगलुरु, भारत की पहली किसान विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई? बेंगलुरु। भारत की महिला विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई? बेंगलुरु सर। तो इसी के अंदर दो चीजें, दो पार्ट अलग जोड़ दिए, किसान विज्ञान कांग्रेस और महिला विज्ञान कांग्रेस या महिला कांग्रेस भी शामिल हो। ओके, कहाँ पर? बेंगलुरु में। एससीओ ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को दुनिया के 8 अजूबों में शामिल किया सर। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात वाले को दुनिया के 8 अजूबों में शामिल किया। तो इन्होंने 8 अजूबों की लिस्ट जारी करी है। ठीक है, नए अजूबे हैं सर ये, उनमें पुराना कोई नहीं मिलेगा सर। ना चिचेन इत्जा मिलेगा, ना पेरू वाला कुछ मिलेगा सर, ना ही कुछ भी मतलब पुराने वाला नहीं मिलेगा, सारे नए हैं सर। तो इनमें स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी शामिल किया गया भारत की को सर। इसमें पाकिस्तान में एक है, मुगल वंश के वो थे, चाइना में भी है और रसिया का भी है, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के भी एक एक स्थान को लिया गया है। उसको छोड़िए, आप ध्यान रखेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी को। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पहला स्थान किसका रहा? हरियाणा का। ये भी बहुत अच्छा सर। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पहला स्थान हरियाणा का रहा सर। ठीक है सर। देखिए सर, अभी ये है हमारा जनवरी 2020। जनवरी 2020 का आपने करंट अफेयर्स पढ़ा सर। अब देखिए इसमें जनवरी 2020 में इतना ही काफ़ी है सर। फरवरी मार्च के भी इतना ही काफ़ी है। आपको जो है जून के बाद ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा सर। ठीक है, तो आगे के जो जून, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये जो रहेंगी तो इनकी 2-2 वीडियो भी बनाएंगे हम। फिर एक बार ओवरऑल वीडियो भी हम बनाएंगे सर। जैसे जनवरी से जून तक की एक वीडियो बना दी, फिर एक जब फाइनल लिस्ट आएगी, फाइनल टेस्ट पेपर होने से पहले, फिर हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सारी की सारी एक जगह कंपाइल किया जाता है चीज़ों को, कि भैया पुरस्कार एक तरफ कर दिए, ठीक है, पुस्तकें चर्चित एक तरफ कर दी, प्रसिद्ध जो नियुक्तियां हुई हैं उनको एक तरफ कर दिया। तो इस तरह की चीज़ों को अलग अलग वे में पढ़ाया जाएगा आपको सर, तब असलियत तभी कंप्लीट होता है। तो बार बार प्लीज़ देखिए, बहुत सारे भाई कह रहे थे क्या ये काफ़ी है, क्या ये काफ़ी है। देखिए मुझे भी पता है कि कितना काफ़ी है कितना नहीं है, तो उसको स्टेप वाइज ही कराएंगे। ऐसा नहीं होता कि भैया जैसे अभी सपोज कीजिए हमने जो अभी नियुक्ति हुई है उसको हम अभी नहीं लिखवा सकते, वो उसी टाइम लिखवाई जाती है सर। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस समय तक नियुक्ति बदल भी जाए। दूसरी बात एक और होती है, आप अलग अलग नियुक्तियों को याद नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना, किताबें आती है हु इज हु, कि किस पोस्ट पर कौन बैठा हुआ है, वो सब जो है उसी टाइम याद करना चाहिए सर। जब आपका एग्जाम नज़दीक होता है तो उससे पहले लिस्ट को देखते रहो बार बार, लेकिन पक्का फाइनल कब होता है? तभी होता है जब हम एग्जाम देने जाते हैं सर। ठीक है, तो हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न रहेगा, हम पूरी तरफ अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि आपका करंट का एक भी सवाल गलत नहीं हो। ठीक है, आपका कोऑपरेशन तो चाहिए ही चाहिए, आपका सहयोग बना रहेगा तो हम आगे ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में भाई इतना ही। अगली वीडियो में जीके के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद भाइयों।